नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा समय के उन गलियारों में जहां बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय और अस्त हुआ। ये वो दौर था जब कुछ खास लोगों ने अपनी हिम्मत, अपनी सोच और अपनी बेमिसाल ताकत से दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। सोचिए, वो कैसे इंसान होंगे? क्या उनमें खास बात होगी? आज हम बात करेंगे इतिहास के 10 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में। ये वो महान शासक थे जिनकी तलवार की नोक पर किस्मतें लिखी जाती थी, जिनके एक इशारे पर सल्तनतें बन और बिगड़ जाती थी। इन्होंने न सिर्फ बड़े बड़े युद्ध जीते, बल्कि अपनी प्रजा के लिए, अपने साम्राज्य के लिए ऐसे यादगार काम भी किए जिन्हें आज भी दुनिया सम्मान से याद करती है। इनकी कहानियां सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और कभी कभी जुनून की भी कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बारी बारी से जानेंगे उनकी असाधारण जिंदगी, उनके हैरत अंगेज कारनामे और वो क्या खास बात थी जिसने उन्हें महान और शक्तिशाली बनाया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर वाकई बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मिलते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने दुनिया पर राज किया। दुनिया के सबसे मशहूर और ताकतवर विजेताओं में से एक चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। उनका जन्म लगभग 1162 में मंगोलिया के विशाल बंजर मैदानों, जिन्हें स्टेपी कहा जाता है, में हुआ था। यह वो समय था जब मंगोल कबीले आपस में ही बंटे हुए थे और लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तैमुजिन का बचपन बेहद कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, जिसने उन्हें छोटी उम्र में ही कठोर और समझदार बना दिया। यह माहौल उनके भविष्य के लिए एक तरह की ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुआ। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता, जो एक कबीले के सरदार थे, की हत्या कर दी गई। इसके बाद तैमुजिन उनकी मां और भाई बहनों को उनके अपने ही कबीले ने त्याग दिया। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, कई बार तो भूखे पेट सोना पड़ा और दुश्मनों से छिपकर जान बचानी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें गुलाम तक बना लिया गया था। लेकिन इन भयानक परिस्थितियों ने तैमुजिन के हौसले को तोड़ने के बजाय और भी फौलादी बना दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे विपरीत हालातों में भी जीवित रहा जाता है और कैसे अपने लक्ष्य पर अडिग रहा जाता है। अपनी युवावस्था में तैमुजिन ने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और करिश्मे से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। उन्होंने टूटे हुए कबीलों के बीच गठबंधन बनाने शुरू किए और धीरे धीरे अपने वफादार साथियों की एक मजबूत सेना तैयार की। उनका मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे लाना था, ताकि वे एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सके। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर कबीले का अपना सरदार था और अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन तैमुजिन की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इस मुश्किल काम में सफलता दिलाई। 1206 में मंगोल कबीलों की एक विशाल सभा, जिसे कुरुलताई कहा जाता है, में तैमुजिन को सभी मंगोलों का महान खान यानी चंगेज खान घोषित किया गया। इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शासक। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी अनुशासित और क्रूर सेना का निर्माण किया जो अपनी गति और बर्बरता के लिए जानी जाती थी। उनकी सेना में घुड़सवार तीरंदाज मुख्य ताकत थे, जो पलक झपकते ही दुश्मन पर कहर बरपा सकते थे। उन्होंने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया, जिससे कमान और नियंत्रण बहुत प्रभावी हो गया। चंगेज खान ने अपने जीवन काल में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्वी यूरोप से लेकर एशिया के प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। उन्होंने चीन, मध्य एशिया, रूस और फारस के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उनकी विजय अभियानों में लाखों लोग मारे गए और कई शहर तबाह हो गए, जिस कारण इतिहास में उन्हें एक क्रूर विजेता के रूप में भी याद किया जाता है। लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिसे पैक्स मंगोलिया कहा जाता है, और एक लिखित कानून या भी लागू किया। उनकी सैन्य रणनीतियां और प्रशासनिक सुधार आज भी अध्ययन का विषय है। सिकंदर महान, जिन्हें अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, प्राचीन दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी सैन्य कमांडरों में से एक थे। उनका जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे, जिन्होंने खुद एक शक्तिशाली सेना बनाई थी और ग्रीस के अधिकांश राज्यों को अपने अधीन कर लिया था।
सिकंदर की शिक्षा महान दार्शनिक अरस्तु ने की थी, जिन्होंने उन्हें न केवल युद्ध कला बल्कि साहित्य, दर्शन और विज्ञान का भी ज्ञान दिया। यह शिक्षा उनके व्यापक दृष्टिकोण का आधार बनी। 20 साल की छोटी उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठे। सिंहासन संभालते ही उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने वाले ग्रीक राज्यों को सख्ती से दबाया और अपनी स्थिति मजबूत की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया, विशाल फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करना। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन बेहद प्रशिक्षित और उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहता था। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की में प्रवेश किया और एक के बाद एक फारसी सेनाओं को हराना शुरू कर दिया। इस्सस और गौगामेला की प्रसिद्ध लड़ाइयों में उन्होंने फारसी सम्राट दारा तृतीय को करारी शिकस्त दी। उनकी सैन्य रणनीति, विशेष रूप से हैमर एंड एनविल रणनीति, आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। उनकी विजय यात्रा मिस्र तक पहुंची, जहां उनका स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया गया और उन्हें फिरौन घोषित किया गया। यहीं पर उन्होंने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो बाद में ज्ञान और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बना। सिकंदर की महत्वाकांक्षा सिर्फ फारसी साम्राज्य तक सीमित नहीं थी, वह दुनिया के अंत तक पहुंचना चाहते थे। अपनी विजय यात्रा को जारी रखते हुए वह मध्य एशिया और फिर भारत तक पहुंचे। भारत में उनका सामना राजा पोरस से हुआ, जिनके साथ झेलम नदी के किनारे एक भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर विजयी रहे, लेकिन पोरस की बहादुरी से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पोरस का राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन उनके सैनिक अब थक चुके थे और घर वापस जाना चाहते थे। आखिरकार सिकंदर को उनकी बात माननी पड़ी और वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में केवल 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य उनके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया, जिसे डायडोची के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनका साम्राज्य उनके जीवन काल तक ही सीमित रहा, लेकिन उनकी विजयों ने यूनानी संस्कृति और विचारों को पूर्व तक फैलाया, जिससे एक नई हेलेनिस्टिक संस्कृति का उदय हुआ। सिकंदर को आज भी एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में याद किया जाता है, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वह मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे, जिसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे। अशोक अपनी युवावस्था से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे। कहा जाता है कि सिंहासन के लिए उन्हें अपने भाइयों के साथ संघर्ष भी करना पड़ा था, जिसके बाद वह लगभग 268 ईसा पूर्व में सम्राट बने। शुरुआती दिनों में उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक भी कहा जाता था। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में अशोक ने अपने दादा और पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ कलिंग का युद्ध था, जो लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग, आधुनिक ओडिशा, एक शक्तिशाली राज्य था और मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती बना हुआ था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और घायल हुए और अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया गया। कलिंग युद्ध की भयावहता और विनाश लीला ने अशोक के मन पर गहरा आघात किया। युद्ध के मैदान में फैले रक्तपात और लोगों की पीड़ा को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा पर गहरा पश्चाताप हुआ। इस घटना के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया और शांति, अहिंसा और सहिष्णुता का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने जीवन का शेष भाग धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में शिलाओं और स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। इन अभिलेखों में उन्होंने नैतिक आचरण, सभी धर्मों का सम्मान, बड़ों का आदर, दासों और सेवकों के प्रति दया,
और पशुओं की हत्या न करने जैसे उपदेश दिए। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई और मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था की। सम्राट अशोक ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे, जिनमें श्रीलंका, बर्मा, मिस्र, सीरिया और ग्रीस जैसे देश शामिल थे। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अशोक को उनकी शांति प्रिय नीति, जन कल्याणकारी कार्यों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए अशोक महान कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र उन्हीं के सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख स्तंभ से लिया गया है, जो उनके शांति और प्रगति के संदेश का प्रतीक है। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हम अकबर महान के नाम से जानते हैं, मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे प्रसिद्ध बादशाह थे। उनका जन्म 1542 में अमरकोट, अब पाकिस्तान में हुआ था, जब उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से हारकर निर्वासित जीवन जी रहे थे। अकबर का बचपन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। केवल 13 वर्ष की आयु में 1556 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। उनके संरक्षक बैरम खान ने शुरुआती सालों में उनके मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शासनकाल के आरंभ में अकबर ने बैरम खान के नेतृत्व में कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में निर्णायक जीत शामिल थी, जिसने भारत में मुगल शासन को फिर से स्थापित किया। वयस्क होने पर अकबर ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली और साम्राज्य विस्तार की एक महत्वाकांक्षी नीति अपनाई। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीतिक कौशल से गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन के कुछ हिस्सों सहित भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया। अकबर केवल एक विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जो सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों का आधार थी। इसके तहत अधिकारियों को उनके पद और वेतन के अनुसार मनसब रैंक दिया जाता था। राजा टोडरमल की सहायता से उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली में भी सुधार किया, जिसे जब्ती या दहसाला प्रणाली कहा जाता है। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और राज्य की आय भी बढ़ी। अकबर की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जिसे सुलह-ए-कुल, सभी के साथ शांति कहा जाता है। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया और उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा घर बनवाया, जहां वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। उन्होंने दीन-ए इलाही नामक एक नए समकालिक धर्म की भी शुरुआत करने की कोशिश की, हालांकि यह ज्यादा सफल नहीं हुआ। अकबर कला, साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल और टोडरमल जैसे विद्वान और कलाकार शामिल थे। उनके शासनकाल में मुगल चित्रकला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, आगरा का किला और कई अन्य इमारतें उनके समय की उत्कृष्ट कृतियां। अकबर को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने भारत को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया। उनका शासनकाल मुगल इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली सैन्य नेताओं में से एक का जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। उनका उदय फ्रांसीसी क्रांति की उथल-पुथल भरी पृष्ठभूमि में हुआ। एक साधारण परिवार से आने के बावजूद अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के बल पर वह तेजी से फ्रांसीसी सेना में ऊंचे पदों पर पहुंचे। इटली और मिस्र में उनके शुरुआती सैन्य अभियानों ने उन्हें फ्रांस में एक नायक बना दिया। उनकी रणनीतिक सोच और सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता अद्भुत थी। 1799 में नेपोलियन ने एक सफल सैन्य तख्ता पलट किया और फ्रांस के प्रथम कौंसल बन गए, जिससे प्रभावी रूप से क्रांति का अंत हुआ और उनके हाथ में सत्ता आ गई। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ नेपोलियन युद्धों का दौर, जिसमें उन्होंने यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की या उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। ऑस्टरलिट्ज, जेना और वाग्राम जैसी लड़ाइयों में उनकी शानदार जीतों ने उन्हें अजेय सा बना दिया था। उनकी ग्रैंड आर्मी
उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। सैन्य विजयों के अलावा नेपोलियन ने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए, जिनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड था, जो कानूनों का एक समूह था और जिसने फ्रांस में कानूनी व्यवस्था को सरल और तर्कसंगत बनाया। ये कोड आज भी दुनिया के कई देशों की कानूनी प्रणालियों का आधार है। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, वित्त और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी सुधार किए, जिससे फ्रांस में स्थिरता और आधुनिकीकरण आया। हालांकि नेपोलियन की महत्वाकांक्षा अंततः उनके पतन का कारण बनी। ब्रिटेन को हराने के लिए लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही। 1812 में रूस पर उनका आक्रमण एक विनाशकारी भूल साबित हुआ, जहां उनकी अधिकांश सेना ठंड और भुखमरी का शिकार हो गई। इसके बाद यूरोपीय शक्तियों के गठबंधन ने उन्हें लिप्जिक की लड़ाई 1813 में हराया और उन्हें एल्बा द्वीप पर निवासित कर दिया। वह 1815 में कुछ समय पहले सत्ता में लेकिन वाटरलू की लड़ाई में अंतिम हार के बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। नेपोलियन की विरासत चली गई। कुछ लोग उन्हें एक महान सुधार और सैनिक अधिकार का धनी के रूप में देखते हैं, जिन्हें फ्रांसीसी वहीं अन्य लोग उन्हें तमाशा और डिक्टेटरशिप से जिनके कारण लाख लोग मारे गए। स्पेन से छाप छोड़ी। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया और युद्ध की कला को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित और रोमांचित करती है। गयुस जूलियस सीजर रोमन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनका जन्म लगभग 100 ईसा पूर्व में रोम के एक कुलीन पैट्रिशियन परिवार में हुआ था। उस समय रोम एक गणतंत्र था, लेकिन आंतरिक राजनीतिक संघर्षों और महत्वाकांक्षी नेताओं के कारण अस्थिरता का शिकार था। सीजर अपनी वाक्पटुता, सैन्य कौशल और राजनीतिक चातुर्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील और फिर एक सैन्य अधिकारी के रूप में की और धीरे धीरे रोम की राजनीति में अपनी जगह बनाई। सीजर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। उन्होंने दो अन्य शक्तिशाली रोमन नेताओं पॉम्पी और क्रासस के साथ मिलकर प्रथम त्रिमवीरेट नामक एक अनौपचारिक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने उन्हें रोम के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसके बाद सीजर को गॉल, आधुनिक फ्रांस और बेल्जियम का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगले कई वर्षों तक उन्होंने गॉल में सफल सैन्य अभियान चलाए, जिससे न केवल रोम का क्षेत्र बढ़ा, बल्कि सीजर की प्रतिष्ठा और शक्ति में भी अपार वृद्धि हुई। उनकी इन विजयों का वर्णन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर में किया है। गॉल में सीजर की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता ने रोम में उनके राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से पॉम्पी और सीनेट के कुछ सदस्यों को चिंतित कर दिया। जब सीनेट ने उन्हें अपनी सेना भंग करके रोम लौटने का आदेश दिया, तो सीजर ने 49 ईसा पूर्व में रूबिकॉन नदी पार करके एक प्रसिद्ध अवज्ञा का कार्य किया, जिसका अर्थ था गृह युद्ध की शुरुआत। आलिया अयाक्ता एएसटी पासा फेंका जा चुका है, उनके प्रसिद्ध शब्द थे। इसके बाद हुए गृह युद्ध में सीजर ने पॉम्पी और उसके समर्थकों को हराया और रोम पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। रोम पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद सीजर को डिक्टेटर परपेटुअम, आजीवन तानाशाह घोषित किया गया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें कैलेंडर में सुधार, जूलियन कैलेंडर जो आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार है, कर्ज में राहत, प्रांतीय प्रशासन में सुधार और सार्वजनिक निर्माण कार्य शामिल थे। उनका उद्देश्य रोम में स्थिरता लाना और साम्राज्य का विस्तार करना। वह एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता साबित हुए, जिन्होंने रोम की समस्याओं को समझा और उन्हें हल करने का प्रयास किया। हालांकि सीजर की बढ़ती शक्ति और उनकी राजशाही जैसे व्यवहार ने गणतंत्र के समर्थकों के बीच भय पैदा कर दिया। उन्हें डर था कि सीजर गणतंत्र को समाप्त करके राजशाही स्थापित कर देंगे। इसी डर के कारण 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, जिसे इड्स ऑफ मार्च भी कहा जाता है, मार्कस ब्रूटस और गयुस कैसियस सहित सीनेट के कई सदस्यों ने मिलकर सीजर की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद रोम में फिर से गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः रोमन गणतंत्र का अंत हुआ।
और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके पहले सम्राट सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन बाद में ऑगस्टस बने। सीजर का नाम सम्राट का पर्याय बन गया। हेनरी अष्टम इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के दूसरे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म 1491 में हुआ था और वह 1509 में अपने पिता हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। अपने शासनकाल की शुरुआत में हेनरी एक युवा, सुंदर और विद्वान राजा थे, जिन्हें डिफेंडर ऑफ द फेथ की उपाधि पोप द्वारा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारों के खिलाफ लिखा था। उनका विवाह उनके बड़े भाई आर्थर की विधवा स्पेन की कैथरीन ऑफ एरागॉन से हुआ था। हेनरी को एक पुरुष उत्तराधिकारी की अत्यधिक चाह थी ताकि ट्यूडर वंश सुरक्षित रह सके। कैथरीन ऑफ एरागॉन कई गर्भधारण के बावजूद हेनरी को एक जीवित पुरुष उत्तराधिकारी देने में विफल रही। उनकी केवल एक बेटी मैरी ही जीवित बची। हेनरी को यह विश्वास हो गया कि उनका विवाह ईश्वर द्वारा शापित है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई की विधवा से विवाह किया था, जो बाइबल के कुछ व्याख्यानों के अनुसार निषिद्ध था। साथ ही वह अपनी एक दरबारी महिला एन बोलेन से प्रेम करने लगे थे, जो उन्हें रानी बनाने का सपना देख रही थी। हेनरी ने पोप से कैथरीन के साथ अपने विवाह को रद्द करने की अनुमति मांगी, जिसे किंग्स ग्रेट मैटर के नाम से जाना जाता है। पोप क्लेमेंट सप्तम ने हेनरी के विवाह को रद्द करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम के दबाव में थे, जो कैथरीन के भतीजे थे। पोप के इनकार से क्रोधित होकर हेनरी ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने थॉमस क्रॉमवेल और थॉमस क्रैमर जैसे सलाहकारों की मदद से संसद के माध्यम से कई कानून पारित करवाए, जिससे इंग्लैंड के चर्च पर पोप का अधिकार समाप्त हो गया और राजा को चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित कर दिया गया। 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ने इस परिवर्तन को औपचारिक रूप दिया, जिससे चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। इस धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हेनरी ने मठों को भंग कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे शाही खजाने में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने एन बोलेन से विवाह कर लिया, लेकिन जब वह भी पुरुष उत्तराधिकारी देने में विफल रही, तो उन्हें राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। हेनरी ने कुल मिलाकर 6 बार विवाह किया। कैथरीन ऑफ एरागॉन तलाकशुदा, एन बोलेन फांसी, जेन सीमोर मृत्यु, लेकिन पुत्र एडवर्ड षष्ठम को जन्म दिया। एन ऑफ क्लीव्स तलाकशुदा, कैथरीन हॉवर्ड फांसी और कैथरीन पार जीवित रही। हेनरी अष्टम का शासनकाल इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने शाही शक्ति को मजबूत किया, इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग किया और अंग्रेजी सुधार की नींव रखी। वह एक विवादास्पद व्यक्ति है, जिन्हें उनकी क्रूरता, स्वार्थ और मनमानी के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन उनके कार्यों ने इंग्लैंड के इतिहास और पहचान को गहराई से प्रभावित किया। उनकी नौसेना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे रॉयल नेवी का अग्रदूत माना जाता है। उनकी विरासत आज भी बहस का विषय है, लेकिन उनकी शक्ति निर्विवाद थी। लुई 14वें, जिन्हें सूर्य राजा, सन किंग और लुई द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस के बॉर्बन वंश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। उनका जन्म 1638 में हुआ था और वह केवल 4 साल की उम्र में 1643 में अपने पिता लुई 13वें की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। उनकी मां ऑस्ट्रिया की एन और उनके मुख्यमंत्री कार्डिनल माजारिन ने उनके वयस्क होने तक शासन संभाला। उनके बचपन में फ्रॉन्ड नामक विद्रोह हुए, जिसने उनके मन में निरंकुश राजशाही की आवश्यकता को गहराई से बैठा दिया। 1661 में कार्डिनल माजारिन की मृत्यु के बाद लुई 14वें ने घोषणा की कि वह स्वयं शासन करेंगे और किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, लेटा से moi, मैं ही राज्य हूं, जो उनकी निरंकुश सत्ता की अवधारणा को दर्शाता है। उन्होंने दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास किया, जिसका अर्थ था कि राजा को ईश्वर द्वारा शासन करने के लिए चुना गया है और वह केवल ईश्वर के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने फ्रांस में सत्ता को पूरी तरह से केंद्रीकृत कर दिया और कुलीनों की शक्ति को कम कर दिया। लुई 14वें ने अपने पिता के छोटे से शिकारगाह को पेरिस के पास वर्साय के शानदार महल में बदल दिया। वर्साय का महल न केवल उनकी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, बल्कि यह कुलीनों को नियंत्रित करने का एक साधन भी था। उन्होंने प्रमुख कुलीनों को वर्साय में रहने के लिए मजबूर किया, जहां वे महल के जटिल शिष्टाचार और समारोहों में व्यस्त रहते थे और राजा पर निर्भर रहते थे।
इससे उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो गई और वे विद्रोह करने की स्थिति में नहीं रहे। वर्साय यूरोप में संस्कृति, कला और फैशन का केंद्र बन गया। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया, जिसे फ्रेंच क्लासिसिज्म कहा जाता है। उन्होंने मोलियर, रेसिन और लुली जैसे लेखकों, नाटककारों और संगीतकारों को संरक्षण दिया। हालांकि उनके शासनकाल में कई लंबे और महंगे युद्ध भी हुए, क्योंकि वह फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। उनके वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने व्यापारिकता, मर्केंटिलिज्म की नीतियों के माध्यम से फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन लगातार युद्धों ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाला। 1685 में नैंटेस के आदेश को रद्द करने से प्रोटेस्टेंट ह्यूगनॉट्स का पलायन हुआ, जिससे फ्रांस को आर्थिक और बौद्धिक नुकसान हुआ। लुई 14वें ने 72 वर्षों तक शासन किया, जो यूरोपीय इतिहास में किसी भी संप्रभु शासक का सबसे लंबा शासनकाल है। उनके शासनकाल के अंत तक फ्रांस यूरोप की एक प्रमुख सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति बन चुका था, लेकिन देश भारी कर्ज में भी डूबा हुआ था। उनकी निरंकुशता और भव्यता ने फ्रांसीसी राजशाही की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, लेकिन इसने भविष्य में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के बीज भी बो दिए। सूर्य राजा के रूप में उनकी छवि आज भी निरंकुश राजतंत्र के प्रतीक के रूप में याद की जाती है। सुल्तान सुलेमान प्रथम, जिन्हें पश्चिम में सुलेमान द मैग्निफिसेंट, सुलेमान द मैग्निफिसेंट और पूर्व में कानूनी यानी कानून देने वाला के नाम से जाना जाता है, ऑटोमन साम्राज्य के 10वें और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान थे। उनका जन्म 1494 में हुआ था और वह 1520 में अपने पिता सेलिम प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल को ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जब साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के शिखर पर था। सुलेमान एक महान सैन्य रणनीतिकार और विस्तारवादी शासक थे। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया। यूरोप में उन्होंने बेलग्रेड, रोड्स और हंगरी के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की और 1529 में वियना को घेरने का प्रयास किया, हालांकि वह सफल नहीं हुए। भूमध्य सागर में उनके नौसेनापति खैर अल-दीन बारबरोसा ने स्पेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर ऑटोमन नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित किया। पूर्व में उन्होंने सफविद फारस के खिलाफ कई अभियान चलाए और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सैन्य विजयों के अलावा सुलेमान को उनके प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के लिए कानूनी के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने मौजूदा कानूनों को संहिताबद्ध किया और नए कानून बनाए जो साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आपराधिक कानून, भूमि कार्यकाल और कराधान को नियंत्रित करते थे। ये कानून, जिन्हें कानूननामे कहा जाता है, सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य की कानूनी व्यवस्था का आधार बने रहे। उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया। सुलेमान कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में इस्तांबुल, पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल, एक भव्य शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। उनके मुख्य वास्तुकार मीमर सिनान ने कई शानदार मस्जिदों, पुलों और अन्य इमारतों का निर्माण किया, जिनमें सुलेमानिया मस्जिद और सेलिमिया मस्जिद एडिर्न में शामिल हैं, जो ऑटोमन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सुलेमान स्वयं एक कुशल कवि थे और उन्होंने मुहिब्बी उपनाम से कविताएं लिखी। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि और कलाकार एकत्र हुए। सुलेमान महान का शासनकाल लगभग 46 वर्षों तक चला और 1566 में सिगेटवार, हंगरी में के सैन्य अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, हालांकि यह कई शताब्दियों तक एक प्रमुख शक्ति बना रहा। सुलेमान को न केवल एक महान विजेता और कानून निर्माता के रूप में, बल्कि एक न्यायप्रिय और सुसंस्कृत शासक के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी विरासत ने न केवल ऑटोमन इतिहास बल्कि विश्व इतिहास पर भी गहरी छाप छोड़ी है। रामसेस द्वितीय, जिन्हें रामसेस महान के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मिस्र के 19वें राजवंश के तीसरे फिरौन थे। वह मिस्र के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध फिरौन में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल लगभग 66 वर्षों 1669 से 1213 ईसा पूर्व तक चला, जो मिस्र के इतिहास में सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। उनके लंबे और समृद्ध शासनकाल के दौरान मिस्र ने स्थिरता, समृद्धि और सैन्य शक्ति का अनुभव किया।
वह एक महान योद्धा, एक असाधारण निर्माता और एक कुशल राजनयिक थे। रामसेस द्वितीय को उनकी सैन्य उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनके शासनकाल की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक कादेश का युद्ध लगभग 1674 ईसा पूर्व था, जो उन्होंने हित्ती साम्राज्य के खिलाफ लड़ा था। हालांकि युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहा, लेकिन रामसेस ने इसे अपनी एक महान विजय के रूप में प्रचारित किया और इसके दृश्यों को कई मंदिरों की दीवारों पर अंकित करवाया। बाद में उन्होंने हित्तियों के साथ दुनिया का पहला ज्ञात शांति समझौता किया, जो उनकी राजनयिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। उन्होंने नूबिया और लीबिया में भी सफल अभियान चलाए और मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित किया। रामसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र के सबसे विपुल निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने पूरे मिस्र और नूबिया में अनगिनत मंदिरों, स्मारकों और मूर्तियों का निर्माण करवाया या उनका पुनर्निर्माण करवाया। उनके सबसे प्रसिद्ध निर्माणों में अबू सिम्बेल के महान मंदिर, करनाक और लक्सर मंदिरों में विशाल परिवर्धन और उनकी अंत्येष्टि मंदिर रामेसेयम शामिल है। इन विशाल संरचनाओं का उद्देश्य न केवल देवताओं को प्रसन्न करना था, बल्कि फिरौन की शक्ति और महिमा का प्रदर्शन करना भी था। उन्होंने अक्सर पहले के फिरौन के स्मारकों पर अपना नाम खुदवा दिया ताकि उनकी विरासत सुनिश्चित हो सके। रामसेस द्वितीय का एक बड़ा परिवार था। उनकी कई शाही पत्नियां थीं, जिनमें नेफ्रतारी और इसेटनोफ्रेट सबसे प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि उनके 100 से अधिक बच्चे थे। नेफ्रतारी उनकी पसंदीदा रानी थी और उन्होंने उनके लिए अबू सिम्बेल में एक सुंदर मंदिर बनवाया था। रामसेस ने अपने जीवन काल में ही खुद को एक देवता के रूप में प्रस्तुत किया, जो उस समय के फिरौन के लिए असामान्य नहीं था। उनके लंबे शासनकाल ने मिस्र को एक स्थिरता प्रदान की, जिससे कला और संस्कृति का विकास हुआ। रामसेस द्वितीय की मृत्यु 90 वर्ष से अधिक की आयु में हुई और उन्हें राजाओं की घाटी में एक भव्य मकबरे में दफनाया गया। उनकी मम्मी 19वीं सदी में खोजी गई थी और अब काहिरा के मिस्र के संग्रहालय में है। उनके विशाल निर्माण कार्यों और उनके शासनकाल के अभिलेखों के कारण वह आज भी प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है। बाइबल में एक्सोडस की कहानी में अक्सर उन्हें ही फिरौन माना जाता है। हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है। उनकी विरासत मिस्र के पत्थरों पर हमेशा के लिए अंकित है। दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 सबसे शक्तिशाली राजा। देखा आपने कैसे इन शासकों ने अपनी दूरदर्शिता और हिम्मत से इतिहास का रुख मोड़ा। हर किसी की कहानी अनोखी थी, तरीका जुदा था, पर सब में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का जज्बा था। इनकी सल्तनतें आज भले ही न हो, पर इनके किस्से आज भी जिंदा हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि शक्ति का असली मतलब क्या होता है। किसी ने तलवार से दुनिया जीती, किसी ने विचारों से दिल, किसी ने भव्य इमारतें बनवाई, तो किसी ने ऐसे कानून बनाए जो आज भी मिसाल है। इनकी कहानियां हमें शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में सिखाती हैं। उम्मीद है आपको इन महान राजाओं के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियो बनाने का। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इन 10 राजाओं में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, या आप अगले वीडियो में इतिहास के किस और पहलू या शख्सियत के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ।